एक शहर में रजनी अपने मम्मी पापा के साथ रहा करती थी। वह उम्र में जितनी छोटी थी उतनी ही ज्यादा शरारती थी। दिन भर उछल कूद करती, फिर थक हार कर सूरज ढलते ही वह सो जाया करती थी। एक सुबह जब रजनी की माँ उसे स्कूल के लिए तैयार कर रही थी, तब रजनी बोली, मम्मी, बच्चे स्कूल क्यों जाते हैं? वो इसलिए ताकि बच्चे दूसरों की मदद करना सीख सकें और बड़े होकर अच्छे इंसान बन सकें। अच्छा, क्या तब पढ़े लिखे सभी इंसान अच्छे होते हैं? तुम सुबह सुबह मुझे परेशान मत करो। कितने सवाल पूछती हो? बहुत ज्यादा शरारती हो गई हो आजकल। अब चुपचाप स्कूल जाओ। इतना कहकर रजनी की माँ उसे स्कूल बस में बैठा देती है और वापस घर के अंदर चली जाती है। इसी तरह उनके दिन गुजर रहे थे। फिर एक सुबह रजनी की माँ ने देखा टंकी का सारा पानी जमीन पर फैला हुआ है और टंकी पूरी खाली हो चुकी है। वो ऐसा देखकर अचंभित हुई और उसने अपने पति को आवाज लगाई, शेखर, शेखर, इधर आओ, देखो ये क्या हो गया। क्या हुआ रमा? इतना चिल्ला क्यों रही हो? देखो, टंकी का सारा पानी खाली हो चुका है और फर्श पर फैल गया है। हो सकता है रात को तुमने टंकी खुली छोड़ दी हो। नहीं, मुझे ठीक से याद है, मैंने टंकी खुली नहीं छोड़ी थी। अरे बाबा, भूल से खुली रह गई होगी, वरना इस घर में कोई चुड़ैल थोड़ी है जिसने रात को टंकी खोल दी। टंकी की बात पर ज्यादा ध्यान न देकर रमा सुबह का नाश्ता बनाने लगी और रजनी को तैयार कर स्कूल भेज दिया। फिर जब रात को सब सोने लगे, तब रजनी ने अपनी माँ से पीने के लिए पानी मांगा। तो जैसे ही रमा किचन में गई, फिर से टंकी का सारा पानी खाली हो चुका था और पीने के लिए एक बूंद भी पानी नहीं बचा था। इस बार रमा ने फिर शेखर को सारी बात बताई और तब शेखर बोला, मैं कल सुबह किसी प्लम्बर को बुला लूंगा। हो सकता है पाइप लीकेज की वजह से टंकी खाली हो रही है। हाँ, ये ठीक रहेगा। इस बीच बेचारी रजनी को प्यासा ही सोना पड़ा। अगली सुबह प्लम्बर आया और उसने घर की सारी पाइपिंग चेक की तो पता चला पाइपिंग तो ठीक है। रमा अब हैरान हो गई और सोचने लगी, यदि पाइपिंग ठीक है तब पानी की टंकी कैसे खाली हो जाती है? उसने ये बात शेखर को भी बताई। तब शेखर ने कहा, आज रात हम जाग कर देखेंगे, रात को ऐसा क्या होता है जिससे टंकी खाली हो जाती है। जब रात हुई, शेखर और रमा रजनी को बेड पर सुलाकर टंकी खाली होने का राज जानने के लिए सोफे पर बैठे हुए किचन की ओर निहार रहे थे। इतने में उनका ध्यान रजनी पर गया। वो सोते सोते उठी और सीधे किचन की ओर जाने लगी। रमा और शेखर ने रजनी को खूब आवाज लगाई, पर उसने एक न सुनी और किचन में जाकर टंकी खोलकर अजीब सी आवाज में हंसने लगी। ये सब देख रमा और शेखर काफी डर गए। ये क्या कर रही हो बेटी? तुम्हें क्या हुआ और इतनी डरावनी हंसी क्यों हंस रही हो? शेखर की पुकार लगाने पर रजनी गुस्से से पीछे मुड़कर देखती है। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और बाल बिखरे हुए थे और चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ। इतना कहकर वो किचन में रखी चीजें तहस नहस करने लगती है। प्लेटों को हवा में उड़ाकर तोड़ देती है और खिड़कियों के शीशे फोड़ देती है। ये सब देखकर रमा और शेखर और भी ज्यादा डर जाते हैं और अपनी बेटी को चुड़ैल बने देख भयभीत होकर रात को ही अपने घर से भाग जाते हैं और पास के शहर के महात्मा के घर पहुंचकर उसको सारा किस्सा सुनाते हैं। तुम डरो मत, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। महात्मा उन दोनों के साथ उनके घर पहुंचता है और रजनी को चुड़ैल बनी देखता है। तब उससे पूछता है, कौन हो तुम? तुमने रजनी के शरीर पर कब्जा क्यों किया है? क्या चाहती हो तुम? मैं नहीं बताऊंगी। तुझे बताना ही होगा, नहीं तो मैं तुझ पर ये पवित्र जल डालकर तुझे भस्म कर दूंगा। नहीं नहीं, वो जल मत डालना, मैं सब बताती हूँ। आज से कई साल पहले मैं इसी घर में रहती थी। मैं बुजुर्ग हो चुकी थी। मेरा एक बेटा और बहू थे। एक रात मेरी आंख प्यास लगने से खुली। मैं चल फिर नहीं सकती थी, इसलिए मैंने अपने बेटे और बहू को पानी के लिए आवाज लगाई। वो जागे हुए थे और बातें कर रहे थे।
फिर भी उन्होंने मेरी एक ना